Hello friends, this is me Priya and again welcome to the daily news analysis. 29 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ रिगार्डिंग पद्मा। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचिएगा हम पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, नहीं, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिंपल सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रलाइज नाम पता लग रहा है, क्या सिस्टम है? पे सिस्टम है, यानी किसी की तनख्वाह अगर आप बात कर सकते हैं, उसने जो काम किया उसके वेजेस की बात कर सकते हैं, उसको पे करने का सिस्टम है। किसके लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके नाम से इसको समझ जाइए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। पेरोल ऑटोमेशन यानी जो भी आप मंथली अनाउंसेस होते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑटोमेटेड तरीके की उसे उनकी सैलरी उनको दे सके, इसके लिए आपका पद्मा बनाया गया है। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। ये सेंट्रलाइज पे सिस्टम है ताकि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके पेमेंट सिस्टम को थोड़ा सा आसान बना सके। ठीक, तो ये उन्हीं के लोगों के लिए है। मेन काम क्या है कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करके बहुत सीमलेस तरीके से ना, बिना किसी कठिनाई के, मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो हम उनके पे या अलाउंसेस दे सके, इसके लिए इसको बनाया गया है। ये क्या करेगा? जो भी आपके कोस्ट गार्ड पर्सनल होंगे, ठीक है, आप एक कहावत आपने सुनी होगी, कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो उसका पसीना सूखने के पहले उसकी तनख्वाह, उसका जो मेहनताना है वो उसको मिल जाना चाहिए। सो जितना अच्छे से आपको, जितना ईजिली आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी उतना सर्विस क्वालिटी आपकी एनहांस होगी। ठीक, सो लगभग 15,000 इंडियन जो कोस्ट गार्ड पर्सनल है उनकी सर्विस क्वालिटी को एनहांस करेगा। ये और क्या प्रमोट करेगा? हमारे डिजिटल इंडिया का जो भी सपना है, जो विजन है डिजिटल इंडिया का, क्वालिटी सर्विस एंड साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपका जो इंटरवेंशन है, ठीक है, जो मैनुअल इंटरवेंशन आपको देखने को मिलता है उसको कम करने में हेल्प करने वाला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आते हैं हमारा, दैट इज, हाँ, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है अगेन। ठीक, अब जो लोग नए हो सकते हैं ज्वाइन हो रहे, तो उनको मैं बता दूं फिर से, आपको लगेगा होमवर्क मैम देती रहती है, कुछ नहीं आता मैम को, कोई बात नहीं, आप उनसे जितनी गालियां देनी है दे लो। ठीक, ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, कमेंट सेक्शन में एक बार मार्क कर दो कि हाँ कुछ पढ़ा है, तो एक लाइन उसकी मेंशन कर दो एंड उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे देन आप मुझे दुआ दे देना, दैट विल बी ऑल गुड। ठीक है, अभी गालियाँ दे दो। चलो, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके बारे में आपको जानना है, कब बना है, क्यों बना है, क्या इसकी कोई यूनिट है, कमांड यूनिट्स कितनी है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, खुद के माइंड में रखिएगा और आइदर एक छोटा सा नोट बना लीजिए, क्योंकि अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मा ऐप किसके लिए बनाया गया है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, द G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब G7 का प्लान है, क्या प्लान है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेंगे, उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। तो अब सिंपल सी बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? आपका चाइना का। 26 जून को हमारे एस प्रेसिडेंट, अब आप सोच रहे हैं एस प्रेसिडेंट कौन है? यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना, थोड़ा यहाँ पर पजल भी खेलेंगे हम लोग। जो बिडेन जी ने क्या किया है, उनके G7 एलाइज के साथ में एक PGII को क्या किया है, रोल आउट किया, अनवील किया है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक काउंटर देखा जा रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में, यानी इसके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ लेके आए है G7 एलाइज तो उसको हम लोग PGII कह रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली 4 पिलर्स पर काम करेगा एंड क्या क्या चीज़ें हैं? क्लाइमेट जो क्राइसिस है उसको टैकल करना, ठीक, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, डिजिटल इंफॉर्मेशन और जो ICT नेटवर्क है उसको और ज़्यादा बोल्स्टर करना, प्रमोट करना, क्या चीज़ को? जेंडर इक्वलिटी को। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इक्विटी, फिर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से हम बना के अपग्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसको लाया गया है। इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पर अनाउंस किया गया है? इंडिया में अनाउंस किया गया है। साथ ही साथ आप जानते हैं इंडिया चाइना के BRI से कितना ज़्यादा दूर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार चाइना क्या करना चाह रहा था, इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो पहुँच है उसको और मजबूत बनाना चाह रहा था ना, एक कहते हैं भौकाल जमाना चाह रहा था, तो इंडियन ओशन रीजन में वो यही करना चाह रहा था। भौकाल जमाने के लिए अगर किसी को याद होगा तो चाइना ने क्या किया था, अपना एक बीड, पर्ल बीड आप कह सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स जिसकी आप बात कर सकते हैं, उसको फॉर्म करने की कोशिश की थी। वो क्या चीज़ है उसको एक बार रिवाइज करिए एंड रिवाइज करके उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। बिकॉज अगर आपसे चाइना इज़ अ हॉट टॉपिक है ना, IR की बात करते हैं तो चाइना एक ऐसी कंट्री है, इंडिया की नेबर कंट्री भी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, मेन्स में भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी। तो ये जान के रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है आइदर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट या मेन्स में तो आप उसको मेंशन कर सके। PGII की बात करते हैं तो वेस्ट की बात करते हैं,
वो पहले से ही BRI को लेके बहुत सेप्टिकल था। ठीक, 2013 में जब से आया है जी जिनपिंग के द्वारा, तब से वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न साइड को ये पसंद नहीं आ रहा था। ठीक, ये चाइना की स्ट्रैटेजी थी कि वो एशिया में एंड जो वहाँ की आसपास की डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी ऐसी कंट्री जो पूरी डेवलप नहीं हुई हैं उन पर अपना प्रभाव बना सके। ये किसकी चाल थी? चाइना की चाल थी, एंड इसीलिए वो BRI लेके आए थे। US की बात करते हैं तो वो G7 पार्टनर्स के साथ में, जिसमें UK, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी एंड इटली आता है, एंड यूरोपियन यूनियन भी आता है। 2021 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W को क्या करेंगे, अनाउंस किया था, ताकि आप क्या कर सके, जो भी आपका 40 ट्रिलियन अगर आप देखेंगे डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से ख़त्म करेंगे। यानी जो डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है पैसे का, उसको हम भरने की कोशिश करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप भी और डेवलप हो जाए। सो दिस इज़ रिगार्डिंग किसके बारे में? आपके G7 के प्लान के बारे में। G7 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपका होमवर्क है, G7 को जाके रिवाइज करिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जाके आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, मत नोट्स बनाइए बट रिवाइज करते जाइए। जितना मैं आपको बताती जा रही हूँ आप एक बार पढ़ते जाइए, जब मैं आपको बोल रही हूँ रिवाइज करेंगे तो उसको दोबारा रिवाइज करिए, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। बस एक बार आप सिर्फ एक हफ्ते ट्रस्ट करके देखो एंड यू विल सी, आप अपना लेवल चेक करना कि पहले आप कहाँ पर थे, ठीक है, कौन से पोजिशन में पहले आप स्टैंड करते थे एंड अब आप कहाँ पहुँच चुके हो। नाउ दूसरी बात करते हैं, रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। प्लान क्या हुआ? जैसे आपने प्लानिंग कमीशन पढ़ा होगा, किसी चीज़ का हम ढांचा बना रहे, किसी चीज़ का एक तरीके से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है, टाइम टेबल है ना। यूपीएससी मतलब प्लान आप कैसे नहीं जान सकते हो, प्लान इज समथिंग जो हम रोज बनाते हैं, है ना। यूपीएससी के जितने एस्पायरेंट्स होंगे या गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स होंगे यूपीएससी के, हम लोग रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, इजंट इट। जो लोग पढ़ के छोड़ चुके हैं, हम लोग रोज एक टाइम टेबल बनाते थे, और हम लोग क्यों नहीं आगे कर पाते हैं? क्योंकि हम उसको फॉलो ही नहीं करते। फिर कल से सोचते हैं एक दिन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन एक नया टाइम टेबल बनेगा। ठीक, तो डोंट डू दैट। एक ही टाइम टेबल बनाओ, बहुत गंदा सा टाइम टेबल बनाओ, बस उसको फॉलो कर लो। ज़रूरी नहीं है एक टाइम टेबल में आपने 10 स्लॉट बनाए, नहीं 10 सब्जेक्ट बनाए, नहीं। आप अपना टाइम टेबल बहुत सिंपल रखो, उसको 4 ही पार्ट में डिवाइड करो, बट कोशिश करो कि ये चारों पार्ट आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाए, इजंट इट। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्लान मैन। नाउ अब बेसिकली प्रोफेसर PC महालनोबिस की बात करते हैं, तो इन्हें स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग के फील्ड में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। इसीलिए 29 जून को इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम स्टैटिस्टिक्स डे मनाएंगे, और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पेशल डेज की कैटेगरी में आएगा, नेशनल लेवल पे इस पर बनाया जाएगा। मेन काम क्या होगा कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, जो ज़्यादातर हमारी यंगर जनरेशन है, हम उनको कहेंगे कि आप इंस्पिरेशन लो। किन से इंस्पिरेशन लो? जो आपके बगल में एक ठेला वाला लगाता है, एक चाट वाला लगाता है, इजंट इट। वो टिक्की बना रहा होता है, आपके घर पे जो झाड़ू पोछा करने वाली आंटी जी आती हैं, ठीक है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। या बहुत सारे जो भैया लोग होते हैं जो मम्मी पापा का पैसा लगा के आते हैं एंड वो कोचिंग करते हैं, फिर बाद में ठेले पे बैठ के चाय पीते पीते क्या करते हैं, वहाँ पर सिर्फ गप्पे मारते हैं, ठीक है। उनका यूपीएससी नहीं निकलेगा, फिर बैठ के बताएंगे बहुत टफ एग्जाम है, क्या बताएं, है ना। तो डोंट टेक इंस्पिरेशन ऐसे लोगों से नहीं लेनी है, हमको किससे लेनी है? हु हैव अचीव्ड समथिंग। तो प्रोफेसर महालनोबिस से हमको क्या करनी है? इंस्पिरेशन लेनी है, ताकि हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में, पॉलिसी को बनाने में हम उनकी सहायता ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आपका इसको लाया जा रहा है। हर साल अगर आप स्टैटिस्टिक्स डे की बात करते हैं तो कोई ना कोई थीम लिया जाता है। 2022 का थीम क्या है? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको क्या करना है? 2021 की थीम हमें बतानी है, ठीक है। नाउ इस ओकेशन पे MOSFI की बात करते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी मुझे बताइए। आधी मिनिस्ट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, लास्ट के 2 वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, उसको मुझे बताइए, ठीक है। ये क्या करता है? जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस होते हैं, यानी अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, उसमें क्या एक क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, क्या बेसिकली उसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, इसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके इस पर्टिकुलर पार्ट पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत सारे विनर्स होते हैं अलग अलग अवार्ड में, ठीक है। सुखात में नेशनल अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। देन अगर आप देखेंगे जो ऑन द स्पॉट एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की जाएंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब मेन्स जिनकी जन्म तिथि के अवसर पर अगर आप कह सकते हैं हम इसको सेलिब्रेट करें, उनके बारे में देख लेते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही इंडियन
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स का फॉर्मेशन किया था, साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन का रूपरेखा तैयार की थी, उसको शेप किया था। ठीक, इन्होंने और क्या किया था, जो लार्ज स्केल पे सर्वेज होते हैं उन सर्वे को किस तरीके से करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए उसके बारे में बताया। ठीक, जो कैलकुलेटेड एकरेज होता है क्रॉप यील्ड का, जो मेथड होता है रैंडम सप्लिंग का, उसके बारे में बताया। इन्होंने एक और मेथड बताया जिसको हम लोग फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस कहते हैं, ताकि हम सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग ग्रुप्स की उसको कंपेयर कर सकें, उसके बारे में बताया। ठीक, इन्होंने सांख्या जो एक इंडियन जर्नल है स्टैटिस्टिक्स की उसको भी लॉन्च किया था। साथ ही साथ इन्होंने एनएसएस यानी नेशनल सैंपल सर्वे को सेटअप किया था। एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, उसको भी सेटअप किया था। ठीक, इन्होंने फॉर्मुलेट किया था इंडिया के 5 ईयर प्लान को। कौन से 5 ईयर प्लान को? सेकंड 5 ईयर प्लान को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कम से कम नहीं बोल के तो 3-4 बार एग्जाम में आज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये, किस पर बेस्ड है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। 1956 से लेके 1961 तक जो भी आपका प्लान था वो कौन सा था? सेकेंड 5 ईयर प्लान था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं हर्मिट के बारे में। है क्या चीज़? ये बेसिकली एक भाई साहब हैं जो आएंगे, आपको परेशान करेंगे एंड चले जाएंगे। ठीक है, एक आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह आपकी ज़िंदगी तबाह करके चले जाएंगे। ठीक, तो इनसे बचना है। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर है। रिमेंबर हम लोगों ने मालवेयर के बारे में पढ़ा था, मैंने आप सबको बताया था जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस की हैं, और मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। ठीक, एक यहाँ पर स्पाईवेयर भी ले लेते हैं ना। सॉफ्टवेयर को पहले हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, मालवेयर और स्पाईवेयर को एक कैटेगरी में रखते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? वेयर है, यानी आप ये सोचिए आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। एक वेयर कैसा है? जो क्या करता है? सॉफ्टली, आपको सॉफ्टली काम करने में हेल्प करता है। ठीक, नाउ कमिंग टू द 2 अदर वर्ड्स। माल मतलब क्या होता है? गलत, कहीं पर भी मैल फंक्शनिंग आ रही है यानी वो गलत तरीके से फंक्शन कर रहा है। स्पाई मतलब क्या हुआ? कोई आपकी जासूसी कर रहा है। दोनों आपके लिए नुकसानदायक है। कोई चीज़ सॉफ्ट है आपके लिए भाई बहुत हेल्पफुल है, कोई चीज़ माल एंड स्पाई दोनों आपके लिए खतरनाक है। यानी आपके फ़ोन, आपके पीसी, आपके सिस्टम्स के लिए कोई चीज़ अगर खतरनाक है तो उसको मालवेयर या स्पाईवेयर करेंगे। रिमेंबर, मालवेयर आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या करता है? खराब करता है, हिंडर करता है। सिमिलरली स्पाईवेयर क्या करेगा? आपके फ़ोन की जासूसी करेगा। नाउ लेट्स सी किस तरीके की जासूसी ये लोग करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जासूसी की अगर बात करेंगे, ये सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है। मेनली कहाँ पर टारगेट किया है इसने? आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस को, इटली एंड कजाकिस्तान में। ठीक है, सो यहाँ पर 2 कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहली चीज़ जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इटली एंड कजाकिस्तान। ठीक, ये जो स्पाईवेयर है ये पेगासस एक आया था उसी के तर्ज पे काम करता है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे किसके द्वारा था? एनएसओ ग्रुप के द्वारा। एक बार अगर आपने इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया तो ये क्या करेगा? बहुत ही उल्टे सीधे काम करेगा। आप किसी को फ़ोन नहीं लगाना चाह रहे उसको फ़ोन लगा देगा, किसी को फ़ोन नहीं काटना चाह रहे उसका फ़ोन कट कर देगा। बहुत ही अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़, मतलब जो चीज़ें आप इस एप्लीकेशन को परमिट नहीं भी करते हो वो भी ये करेगा। आपके ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, आपके बुकमार्क्स, कैलेंडर, इवेंट्स, वो सारी चीज़ें सेव करेगा, उसको वहाँ से चुराएगा एंड चुरा के आपकी एप्लीकेशंस को, आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहेगा। ठीक, बेवजह अगर आप देखेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक होती रहेंगी। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट्स लिए जाते रहेंगे। कुछ जो आपकी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिफिकेशंस होंगे, उसको कहीं ये अपलोड करता रहेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार आपके टेलीग्राम आपके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम जो आपको इस केस में देखने को मिली है हर्मिट के बारे में। रिमेंबर दैट क्या है? स्पाईवेयर है, कहाँ पर नोटिस किया गया है, दीज ऑल थिंग। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या है ये आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो जून 20 से 28 2022 के बीच में ऑर्गेनाइज होगा। किस चीज़ के ऊपर? ताकि जो भी आपके टेररिज्म रिलेटेड केसेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? टेररिज्म रिलेटेड केसेस, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। कहाँ पर किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। किसके साथ मिलके? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट्स के। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से देश हैं इसमें? इंडिया तो है, ठीक, दिल्ली में हो रहा है, मालदीव है, मोरेशियस है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है एंड सीचिलीज है। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के आसपास का रीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी अपने देश के आसपास का रीजन नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, ताकि हम क्या कर सकें? एक दूसरे के साथ में ज़्यादा एंगेज हो सके।
ठीक है, ये कब हमने आइडेंटिफाई किया था? मेनली कोलंबो की सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के रोड मैप में जो कॉपरेशन के लिए आया था, कॉपरेशन एंड एक्टिविटीज़ के लिए आया था, ये मेंबर कंट्रीज़ ने 5th NSA लेवल मीटिंग में मालदीव्स में 9-10 मार्च 2022 को अग्री हुए थे। यानी हमने उस टाइम पे फैसला ले लिया था कि हाँ, आगे आने वाले टाइम पे हम और ऐसी मीटिंग करेंगे ताकि हम एक दूसरे को और ज़्यादा क्या कर सके, समझ सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका की बात करते हैं तो उन्होंने ये 2 दिन का मैरीटाइम ऑपरेशन आपका कंडक्ट किया था। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, सी चिलीज के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइएगा। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश आपको पता होगा। सी चिलीज कहाँ पर आता है? लोकेशन देखिए, क्या इसके आसपास कोई और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आते हैं? अगर आते हैं तो वो मुझे बताइए। एंड यहाँ से आपको कुछ एक और चीज़ याद आएगी, इससे रिलेटेड एक आइलैंड यूपीएससी के पेपर में भी आ चुका है, तो वो मुझे बताइएगा कौन सा आइलैंड था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। नेवीज जो तीनों कंट्री की थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ठीक, सीएससी की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं कंट्री के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के, श्रीलंका के, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सिचिलीज, उन सब ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में। नाउ उसका मेन काम क्या है कि जो भी आपके रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, रीजनल समझ में आ गया, यानी हम सब एक ही रीजन को बिलोंग कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंज है, चाहे वो नार्को ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, पायरेसी, फिशरीज, काउंटर टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो इन सब से कैसे हमको लड़ाई करनी है, कैसे इन सबको हटाना है, कैसे इन सब के थ्रेट को कम करना है, इसके लिए हम काम करेंगे। मेन जो कॉपरेशन करेंगे या रीजनल सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन करेंगे वो 5 पिलर्स पर बेस्ड होंगे हमारे। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर करना टेररिज्म को और रेडिकलाइजेशन को, कॉम्बैट करना ट्रैफिक एंड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, साइबर सिक्योरिटी एंड जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, किसी भी डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे किस तरीके से एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करते हैं, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है मेनली इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में। ठीक, 4 पिलर है, सिक्योरिटी कॉपरेशन, मरीन सेफ्टी सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इस फील्ड में बेसिकली हम एक दूसरे को क्या करेंगे? ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सीएससी की बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या है कि जो भी आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है, उसको सेफ एंड सिक्योर बनाना है। किस चीज़ के लिए? हमारे शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाई हमें कोई सामान भेजना हुआ श्रीलंका, हमें कोई सामान भेजना हुआ मालदीव से, कहीं और भी भेजना हुआ, तो हो सकता है बहुत सारे पायरेट्स हो सकता है चाइना का शिप आ जाए। ठीक है, उनको भाई वो अक्षय चीन से खुश हो चुके, अब कहेंगे चलो हम इंडियन ओशन की तरफ वैसे भी बहुत खुश हो रहे हैं, आज हम इंडिया के जवानों को मारेंगे, आज हमारा मन कर रहा है। ठीक है, तो वो चले आएंगे। तो किसी भी तरीके के इन पूरी चीज़ों को हमें क्या करना है? सिक्योर करना है। इसीलिए आपका ये जो डायलॉग है इसको क्या किया गया? लाया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइम, मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसके अलग अलग बेसिकली डेफिनेशंस हो सकती हैं। आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, बट जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो जो नेशनल सिक्योरिटी है, मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, जो मरीन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को लेके जो एक सिक्योरिटी आपकी बनेगी दैट इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें रीजनल सीज आती है, टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, रिवर आते हैं एंड पोर्ट्स आते हैं। ठीक है, नाउ रिवर आपको पता है, पोर्ट आपको पता है, रीजनल सीज आपको पता है, जैसे आपने एगियन सी देख ली है, ठीक है, सी ऑफ अजोव देख ली है, फिर आपने मारमारा आप देख लिए हैं सी। ठीक, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो वो रीजनल सीज होगी। नाउ टेरिटोरियल वाटर्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मुझे बताना है टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर, है ना। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलो बहुत सारे कहेंगे हमको नहीं बताया हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार जाके रीड करिएगा, नहीं आता है देन आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बता रही हूँ और आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको होमवर्क की तरह दे दिया क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा ना, बेसिकली इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या देखते हैं? डाक कर्मयोगी, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। सबसे पहली चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात हो रही है, किसके अंदर में आता है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर में। इन्होंने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है, ताकि क्या कर सके, जो भी आपके 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक्स हैं या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्किल को, उनकी कैपेसिटी को हम क्या कर सकें और ज़्यादा एनहांस कर सकें।
ठीक, ये क्या करेगा, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि जो भी आपके ग्रामीण डाक सेवक हैं या आपके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम क्या कर सकें, एनहांस कर सके। सक्सेसफुल जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रेनिंग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हम यानी सरकार करेगी। ठीक है, ट्रेनिंग्स को बेसिकली पर्टिकुलर ये भी टाइम दिया जाएगा कि आप फीडबैक करिए, रेट करिए एंड सजेस्ट करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है, क्या इसका मेन एम है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने मेघदूत अवार्ड को भी देने का फैसला किया है, जो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज़ में जो गुड परफॉर्मेंस कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़ उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये 1984 में स्टार्ट किया गया था। मेन काम करते हैं तो ये हाईएस्ट अवार्ड है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में दिया जाता है नेशनल लेवल पे ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। 8 कैटेगरी में दिया जाता है, 1 मेडल, 1 सर्टिफिकेट एंड 21,000 रुपये मिल जाते हैं आपको। ठीक है, यानी एक जो लेबर होता है, जो एक आपको पता है ना मिनिमम सैलरी व्हाट इट शुड बी, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उतना आपको पैसा मिल जाएगा। पोर्टल की बात करते हैं तो ये एक विजन के तहत काम करता है जिसका नाम क्या है, मिशन कर्मयोगी। इसका मेन काम क्या था कि हम जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम को थोड़ा एफिशिएंट बना सके ना। एक छवि बनी हुई है कि सरकारी क्या करते हैं, ऑफिस में जाके सोते हैं, एक फाइल को डिले करने की आदत है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ना, कुछ पता होगा, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए कि एक ऑफिशियल डिले होता है कि फाइल यहाँ से जाएगी 10 दिन बाद, फिर दूसरे लेवल पे 10 दिन बाद तीसरे लेवल पे, एक ऑफिशियल डिले होता है। इसके लिए पर्टिकुलर टर्म लाया गया, वो मुझे बताइए। तो इस मिथ्या को हटाकर इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है उसका बेसिक मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के गोल को अचीव करने के लिए आपका मिशन कर्मयोगी मिशन लाया गया था। Now coming to the next part, the Porbandar based squadron will have advanced light helicopter Mach 3s. So अब क्या हो रहा है, जो भी आपकी कोस्ट गार्ड है उन्होंने क्या किया है, कमीशन किया है, क्या चीज़ कमीशन किया है, होल्ड ऑन, सो सॉरी फॉर दिस, है ना, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स आपके क्या करने हैं, आपके इंडक्ट कर लिए हैं पोरबंदर पे। एंड ये जो आपके लाइट एयरक्राफ्ट होंगे ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। यानी अगर मौजूदा, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है, मौजूदा टाइम पे जो भी आपके हेलीकॉप्टर्स हैं ये जितनी भी एडवांस्ड सबसे ज़्यादा अच्छी जो टेक्नोलॉजी चल रही होगी वो इसमें इंस्टॉल की गई। ठीक है, ये कमीशन जो किए गए हैं 835 स्क्वाड्रन इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर हैं आपके मैक 3 जिसको कहा जा रहा है, कहां पर, एयर एनक्लेव में पोरबंदर की। इनकी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है कि ये क्या है, इंडिजिनसली बिल्ड किए गए। यानी अगर आप सो सॉरी, हाँ, जो आपने देखा होगा एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है कि हम जो भी चीज़ें बनाएंगे वो इंडिया में बनाएंगे, उसी के तहत इसको HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। आजकल आप बहुत ज़्यादा HAL का नाम सुन रहे होंगे, इसीलिए आपके लिए क्या काम आ रहा है कि आपको इसके बारे में जानना है, ये कब बना है, कैसे बना है, इसकी मेन फंक्शनिंग क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अभी तक अगर आप देखेंगे 13 ALH Mach 3 हेलीकॉप्टर से इनको इंडक्ट किया गया है फेज मैनर पे, है ना, एक एक करके इनको लाया गया है। एंड अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 12,000 घंटे ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस को इतना फ्लाई करके बहुत सारे ऑपरेशंस को कर चुके हैं। कहाँ पर, अगर आप देखेंगे दीव कोस्ट में भी। ठीक, दूसरी अगर बात करते हैं तो इसमें आपको एडवांस रडार सिस्टम मिल जाएगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स मिल जाएंगे, शक्ति इंजन मिल जाएगा, फुल ग्लास का कॉकपिट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये ग्लास का कॉकपिट आपको देखने को मिल रहा है, आर पार आपका जो पायलट होगा आप उसको देख सकते हैं। सर्च लाइट मिल जाएगी जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, कम्युनिकेशन एडवांस मिल जाएगा। ठीक है, ताकि बहुत सारी जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस देखने को आता है, फिर पता लगता है वो उरी की तरह एंड मूव में बताएंगे बैक अबॉट करके हम मिशन चिल्ला रहे हैं, तो वो चीज़ है ना मूवी में अच्छा है, बट एट मोमेंट हम अबॉट करके हम मिशन अबॉट नहीं करवा सकते। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को थोड़ा एनहांस किया गया है, आइडेंटिफिकेशन में ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है, साथ ही साथ सर्च एंड रेस्क्यू होमर लगाया गया है जैसा कि कोस्ट गार्ड द्वारा बताया गया है। ये फीचर बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका मेरी टाइम और जितने आपको ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे उसको स्मूथली सीमलेस तरीके से कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करने वाला है, ये हेल्प करने वाला है। नाउ अब बात करते हैं PM हेल्स UAE's हेल्प ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, अभी बिकॉज आई एम गिविंग यू व्हाट टू से दैट आई नॉट
बेसिकली टेल दिस थिंग ऑन द होल, पूरा मैं आपको खुल के नहीं बताने वाली हूँ यूएई के रिलेटेड, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव विच इंडिया हैड टेकन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी बेसिकली अभी अबू धाबी गए, मोर डिप्लोमेटिक, मतलब इतना डिप्लोमेटिक अगर आप देख सकते हैं किसी चीज़ को जो इंडिया अभी, जिसकी इंडिया को ज़रूरत है, वो स्टेप इन्होंने लिया। लेट मी टेल यू ऑल, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही बट आपको हिंट से पता लग जाएगा। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया एंड उस स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी। उस कंट्रोवर्सी पे आपकी गल्फ कंट्रीज भी इंक्लूड हो गई थी कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं, हम नहीं मानेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे। एंड गल्फ कंट्रीज अगर नाराज़ हो रही है तो आप इंडिया में ऑयल के प्राइसेस समझ सकते हो। ठीक, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपका यूएई भी आ रहा है। इसी के बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबू धाबी जा रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को मिलने के लिए, यूएई के, और रूलर को मिलने के लिए, तो इससे अच्छा इनिशिएटिव कुछ नहीं हो सकता है। आप एक दूसरे की टाइज को क्या करोगे, बहुत अच्छे से क्या करोगे, एक तरीके से एनहांस करोगे, दोनों की जो पार्टनरशिप है, जो कॉपरेशन है, उसको बढ़ाओगे, साथ ही साथ जो इतना सारा केओस क्रिएट हुआ है ये भी कहीं ना कहीं एंड करोगे आप। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड, जो मुझे लग रहा है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है नए प्रेसिडेंट को। दोनों लीडर ने क्या किया, जो भी इंडियन यूएई की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको रिव्यू किया, साथ ही साथ एक रोड मैप डिस्कस किया कि किस तरीके से हमको चलना है। रोड मैप मतलब क्या हुआ, रास्ता, जिस रास्ते पे हमको चलना है, यानी हम एक दूसरे को जो कॉपरेट करने वाले हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ डिफेंस हो, स्किल, एजुकेशन, कल्चर, एंड लोगों के बीच में जो हमारे पीपल टू पीपल जो टाइज है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से एनहांस करेंगे, इसकी बातें में की गई। पीपल टू पीपल टाइज का मतलब क्या होता है, जैसे नेपाल और इंडिया की बात करें तो आपको पता है ना, रोटी और बेटी का रिश्ता है कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, हम खाने की चीज़ें भी आदान प्रदान करते हैं, साथ ही शादियाँ भी हो जाती हैं। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर देखोगे तो बिहार के बहुत सारे लोग अपनी बेटियाँ नेपाल की साइड में शादी कर देते हैं और नेपाल के बहुत सारे लोग बिहार की साइड में करते हैं। तो दिस इज रोटी बेटी का रिश्ता, एंड यही इंडिया हर एक कंट्री के साथ करना चाहता है। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखोगे कि आपके सिर्फ एम्प्लॉयज़, या सिर्फ अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो उस तरीके से सिर्फ बिजनेस टाइज हम किसी कंट्री से बिल्ड करेंगे तो उतना अच्छा डेवलपमेंट, उतना अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। कब तक, जब तक वहाँ के लोग आपस में नहीं मिलेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यूएई की बात करते हैं, वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, अरेबियन पेनिनसुला का ईस्टर्न एंड फॉर्म करता है, एंड ये पर्टिकुलर, ये आप लोकेशन देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ में बॉर्डर शेयर करती है। अबू धाबी कैपिटल है, दुबई सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा। इस्लाम यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन देखने को मिलता है, अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। ना कुछ और इंपॉर्टेंट बात, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व में ये दुनिया में 6th and 7th लार्जेस्ट नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी अगर आपको देखने को मिल जाएगी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, तो उसमें आपका ये भी आता है। ये लेस डिपेंडेंट हो चुका है ऑयल एंड गैस पे, एंड अब ज़्यादा फोकस कर रहा है किस चीज़ पे, टूरिज्म एंड बिजनेस पे। यूएई गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो किसी भी तरीके का इनकम टैक्स लिवाई नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स लिवाई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। अब यूएई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, दोनों के बीच में एक आपको वाटर बॉडी दिख रही है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, यूएई एंड अबू धाबी के बारे में। नाउ नेक्स्ट आते हैं उद्यमी भारत प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मैम तो हर किसी में बोल देती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं। मैं भी क्या करूँ ना, मुझे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। यूपीएससी का सिलेबस देख के हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट देखने लगती है ना। एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड, नहीं, एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड बट इन डिफाइंड वे। आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सन के अंदर में आ गया, कवर हो गया, नहीं, डिफाइंड वे में कवर है। ठीक है, तो डिफाइंड वे में मैंने टॉपिक्स भी सिलेक्ट किया ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है उद्यमी भारत प्रोग्राम में, जो आपका विज्ञान भवन में हुआ न्यू दिल्ली में 30 जून 2022। ओके, ही विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेंगे। उद्यमी भारत की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअस जो कमिटमेंट है सरकार का कि वो किस लिए काम करेगी, एमएसएमईज, बेसिकली एमएसएमईज को उनको किस तरीके से एनहांस करना है उसके लिए सरकार काम करेगी। उसके लिए आपका ये उद्यमी भारत क्या है, लाया गया है। गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाती रहती है टाइम टू टाइम। मुद्रा योजना, रिमेंबर, शिशु किशोर, ठीक, वो सारे आपके 3 फेजेस लाए गए थे जिसमें आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया गया था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसको स्फूर्ति कहा जाता है, वो लाया गया। रिमेंबर, ये भले से आपका पुराना टॉपिक है, भले से करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मुद्रा योजना पुराना है, आपका स्फूर्ति योजना पुराना है, बट एमएसएमईज अभी भी बहुत ही एक हॉट टॉपिक है। एमएसएमईज इज इन द सेंटर ऑफ, अगर आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी ने कहीं ना कहीं सेंटर पे आ रहा है।
सेंटर से थोड़ा सा साइड ले लो, ये सर्कल है, सर्कल की बात करते हैं, सेंटर से थोड़ा सा साइड में ही भले जाता है बट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये योजनाएं पता होना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में आ रहा है, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आ रहा है, मेंस में अगर आप ऑप्शंस बना के लिखना चाह रहे हो तो आप उसको याद रखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाई गई थी सिर्फ किस लिए, ताकि हम आपके MSME सेक्टर को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। अपकमिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें क्या लाया गया है, आपका रैंप लाया जा रहा है, यानी MSME की जो परफॉर्मेंस है उसको रेस करेंगे, एक्सेलरेट किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। फर्स्ट टाइम MSME जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनके लिए नए फीचर्स जो आपके लाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो आपके PMEGP के बेसिकली बेनिफिशियरीज हैं उनको डिजिटली आपका जो असिस्टेंस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा एंड MSME के जो आइडिया हैकाथॉन का रिजल्ट है उसको भी अनाउंस किया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल जो MSME अवार्ड्स है उसको भी आपका क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा 75 MSMEs को, किसके फील्ड में, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत, ठीक है। जो आपका आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है उसके तहत इतने पैसे उनको क्या किए जाएंगे, इतने आपके MSMEs को ये पैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज PSUs आर व्हीकल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अब आपको पता होगा व्हाट इज PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या करती है। पूरा अगर आप देखेंगे तो मेजर जो कंट्रोल होता है वो उनके पास होता है, किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, ठीक। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कोई एक होते हैं, ये आपके हीरो जी होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने पास कितना शेयर रखते हैं, 49% का, ठीक है। फिर एक आती है मैम, ये मैम है तो इनके बाल थोड़े से ज़्यादा बड़े कर देते हैं, ये मैम आती है इनकी लाइफ में, ठीक। इनके पास पहले 100% शेयर होता है, फिर ये क्या करेंगे कि नहीं ये तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, 49% शेयर अपने पास रखूँगा, 51% शेयर अपने इनके पास रखूँगा। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पास शेयर नहीं रखे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, शेयर इनके पास भी लगभग उतने हैं, उनके पास भी उतने हैं, बट ये जो 2% का डिफरेंस आया ये क्या दिखाता है कि मैंने आपको अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। दिस हैपेंस, इन्होंने क्या किया है, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन मैम को दे दी है, ठीक। बाद में ये मैम क्या करेंगे, इनको धोखा देके चले जाएंगे, भाई 51% मेरे पास शेयर है, 2% ज़्यादा है तो मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं। अब हम देखते हैं PSU में क्या होता है। ये जो भाई साहब थे ये आपकी सरकार है, ठीक है, ये सरकार है, लेकिन सरकार क्या करती है, शेयर देती है दूसरों को, 49% तक के शेयर वो पब्लिक को दे देगी, ठीक है, वो प्राइवेट एंटिटीज़ को दे देगी, ठीक है, लेकिन 51% शेयर वो खुद के पास रखेगी। यानी कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी बागडोर है वो किसके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी, लेकिन 49% शेयर किसके पास रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं, PSUs कहते हैं। द गवर्नमेंट रेकलेस प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स प्लान टू पुट इंडिया ऑन अ सेल नाउ पोजेस ह्यूज रिस्क टू द इंडियन इकोनॉमी एंड अवर पीपल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दे रही है, रेलवे प्राइवेटाइज, कुछ भी प्राइवेटाइज, बैंक प्राइवेटाइज, तो क्या हो रहा है, लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दोगे अगर, तो प्राइवेट क्या है, एम्प्लॉय को कभी भी फायर कर सकते हैं, भाई नई काम पसंद आ रहा है फायर कर दिया, तो इससे जनता बहुत ज़्यादा एक कहते हैं नाखुश है और इससे इंडियन इकोनॉमी भी रिस्क पे आ गई है। PSUs इस टाइम पे अगर आप देखेंगे सोशल एम्पावरमेंट कांग्रेस का काम कर रहे हैं। ये जो आपका PSU टर्म है ये बेसिकली एक सरकार की कंपनी का काम करता है, जो किसके तहत डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये बेसिकली वो है जहाँ पर 51% से कम शेयर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होते, यानी बहुत कम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई शेयर रख रहा है तो कितना होगा, वो आपका 51% होगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सरकार मिलकर ये काम करती है तब हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से आपकी PSU कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं, ये कमर्शियल वेंचर्स होते हैं सरकार के, जहां पर यूजर फीस आर चार्ज फॉर सर्विसेज रेंडर, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके बेसिस पे आपके फीस या बेसिक आपके टैरिफ क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फुली ओन्ड होते हैं, मैनेज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे रेलवेज, पोस्ट, डिफेंस अंडरटेकिंग, बैंक्स एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं तो ये एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर होती हैं कंपनीज एक्ट के तहत, बेसिकली प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। डोमिनेशन रूप से कौन इनको ओन करता है, गवर्नमेंट। कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट। किसके द्वारा, एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करके, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो क्या करने वाली है, इसमें 51% आपका पार्ट किसके पास देखने को मिल जाएगा, कमर्शियल वेंचर है सरकार का। मार्केट बेस्ड या जो भी आपके सब्सिडाइज पार्ट होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उसी पर बेस्ड रहता है। एंड ज़्यादातर ये ओन एंड मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, जैसे रेलवे, पोस्ट वगैरह हो गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहीं पर क्या चीज़ें हो गई हैं, ऐसी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत आपकी क्या है, बेसिकली रजिस्टर्ड है, बट इनको सरकार मैनेज करेगी, लेकिन मैनेज करने के लिए एक चेयरमैन या एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है। जो भी गवर्नमेंट आपका नॉमिनेट करेगा वो इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी सरकार क्या चाहती है, सरकार का मेन क्या है, इस चीज़ को ये क्या करेगा, आपका चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर बताएगा ऑन द बोर्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी इनका जो एक बोर्ड बना हुआ होगा उनके सामने ये रखेगा कि भाई सरकार की ये मर्जी है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, अब बेसिकली इसी पार्ट पे जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो कॉम्पीट करती हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल मार्केट पे। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं सोशल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा व्हीकल माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियों को ये प्राइवेटली तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं थ्रू अ मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड अगर आप देखेंगे तो किसके थ्रू, आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसके थ्रू करेंगे, एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू। ठीक है, सो ये आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होगी, ये आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गए। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। आज सच अभी के लिए आई विल नॉट से कि आप देख लें, बट हाँ अपने समझने के लिए, अपने पार्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो दिस इज रिकॉर्डिंग और दैट, एंड यहाँ पर आपको आपकी CPSEs की क्लासिफिकेशन महारत्ना, नवरत्न एंड मिनीरत्न में देखने को मिल जाएगा। मैंने इंक्लूड कर दिया कि इन केस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जितने भी होमवर्क थे उसको एक बार कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं आपको फिर से डिटेल में समझा दूं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ दिस शुड नॉट बी डन मैम बाय मैम, ये मैम आप अच्छा नहीं कर रही हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बिकॉज जब तक है ना आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, इजंट इट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।